So good morning everyone. ओके सो अपन चैप्टर कर रहे थे इंटरनल ऑडिट का, और इंटरनल ऑडिट के टॉपिक में आप देखोगे तो एक लास्ट टॉपिक बच गया था, दैट इज ऑडिट ट्रेल. सो ये लास्ट टॉपिक वाज लेफ्ट, दैट इज ऑडिट ट्रेल. अब ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है? अगेन टेल मी, बातें बंद करो. अगेन टेल मी, ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट ट्रेल? ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है? ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है? ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है दैट कीपिंग मेंटेनिंग ए प्रॉपर लॉग ऑफ ट्रांजैक्शंस. ऑडिट ट्रेल का सिंपल मतलब होता है मेंटेनिंग ए प्रॉपर लॉग ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि पूरा लॉग ऑफ ट्रांजैक्शंस मेंटेन होना चाहिए. द कंप्लीट chronology ऑफ ट्रांजैक्शंस मस्ट बी मेंटेन्ड, द कंप्लीट लॉग ऑफ ट्रांजैक्शंस मस्ट बी मेंटेन्ड, द सीक्वेंसिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जो भी होएगा, हर सीक्वेंसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए. दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑडिट ट्रेल. फॉर एग्जांपल, अगर परचेज प्रोसेस है तो परचेज प्रोसेस है तो परचेज रिक्विजिशन से लेकर परचेज ऑर्डर तक, इनवॉइस इशू करने तक, जीआरएन इशू करने तक, जर्नल एंट्री पास करने तक, माल डिस्पैच होने तक, हर चीज का लॉग मेंटेन होना चाहिए. दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑडिट ट्रेल. अब इफ यू रिमेंबर, कंपनीज एक्ट में एक नया रूल आया था सेक्शन 128 के अंदर, रूल 3 के अंदर, कि जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होएगा, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज यूज करती है अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने के लिए, द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शुड हैव ए फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल. तो कंपनीज एक्ट के अंदर एक नया अमेंडमेंट आया था कि जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक फीचर होना चाहिए ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल, एक फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल. राइट, मतलब वो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा उसमें कंप्लीट लॉग ऑफ ट्रांजैक्शंस मेंटेन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कंप्लीट लॉग ऑफ ट्रांजैक्शंस मेंटेन होना चाहिए. और अगर कभी किसी ने डाटा में कुछ भी बदलाव किया, कुछ भी चेंजेस किए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए. दैट दिस पार्टिकुलर यूजर ऑन दिस पार्टिकुलर डेट हैज मेड द सो एंड सो चेंजेस. तो अगर किसी भी यूजर ने कुछ भी चेंजेस किया है तो उसका भी लॉग मेंटेन होना चाहिए कि किस यूजर ने क्या चेंज किया है, कौन सा चेंज किया है, कब चेंज किया है, वो सारा डिटेल्स मेंटेन होना चाहिए. राइट, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑडिट ट्रेल. एंड वहां पे ये भी बोला हुआ है कि वो जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो फीचर होएगा ऑडिट ट्रेल का, सॉफ्टवेयर के अंदर जो फीचर होएगा ऑडिट ट्रेल का, दैट फीचर शुड नॉट बी टेम्पर्ड विथ. मतलब जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो भी कंपनीज मेंटेन कर रहा है, एक तो उन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कौन सा फीचर होना चाहिए? ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए. और दूसरा, उस फीचर को कोई टेम्पर ना कर सके, उस फीचर को कोई ऑल्टर ना कर सके, उसके कॉन्फ़िगरेशंस में कोई छेड़छाड़ ना कर सके. सो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट. अब उसी चीज के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है. ऑडिट ट्रेल सबसे पहले होता क्या? इट इज द विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस enabling one to trace information contained in statements or reports back to the original input source. तो ऑडिट ट्रेल एक विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस है. आप कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रेस कर सकते हो जो कि स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है, और रिपोर्ट्स बैक टू द ओरिजिनल इनपुट सोर्स. मतलब कुल मिला के इनपुट से लेके आउटपुट तक, इनपुट से लेके आउटपुट तक जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, आप किसी भी चीज का एविडेंस ले सकते हो. हर चीज का लॉग मेंटेन होएगा. क्या इनपुट एंटर हुआ, फिर क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई, क्या क्या प्रोसेसिंग हुआ, क्या आउटपुट जनरेट हुआ, हर चीज का लॉग मेंटेन होगा. ऑडिट ट्रेल्स आर ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द चेंजेस दैट हैज बीन मेड टू द डाटा. अगर डाटा में कुछ भी चेंजेस हुआ है तो उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन होगा. किसने चेंज किया, क्या चेंज किया, क्यों चेंज किया. एनी चेंज टू डाटा इंक्लूडिंग क्रिएटिंग न्यू डाटा, अपडेटिंग और डिलीटिंग डाटा, दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड. तो मान लो किसी ने नए वेंडर का एंट्री किया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होएगा कि हाँ भाई इस पार्टिकुलर डेट में इस यूजर ने ये नया वेंडर क्रिएट किया. मान लो जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स थे उसमें कुछ ऑल्टरेशन किया है, तो उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि हाँ भाई इस पार्टिकुलर डेट में इस यूजर ने क्या किया, यहाँ पे ऑल्टरेशंस किया. तो हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा. कोई नया डाटा एंटर कर रहे हो, डाटा के अंदर चेंजेस कर रहे हो, डाटा के अंदर मॉडिफिकेशंस कर रहे हो, हर चीज का क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा. रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड एज ऑडिट ट्रेल में इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. मतलब जो भी रिकॉर्ड्स ऑडिट ट्रेल की तरह मेंटेन किया जाएगा, इसमें ये सारा इंफॉर्मेशन रहेगा. व्हेन द चेंजेस वेर मेड,
दैट इज द डेट एंड टाइम. हु मेड द चेंजेस, दैट इज द यूजर आईडी की कौन से यूजर आईडी से चेंजेस हुआ, बिकॉज हर यूजर के अपने अलग अलग यूजर आईडीज हैं. तो कौन से यूजर आईडी से लॉगिन हुआ था, किस टाइम में चेंज हुआ था, क्या चेंज हुआ था, ये सारा रिकॉर्ड रहेगा. एंड व्हाट डाटा वाज चेंज्ड, व्हाट डाटा वाज चेंज्ड. एंड यू नो डाटा रेफरेंस फेलियर, सक्सेस ऑब्लिक फेलियर, मतलब डाटा को चेंज करने की कोशिश की गई थी, बट वेदर ही वाज एबल टू चेंज द डाटा और ही वाज नॉट एबल टू चेंज द डाटा, सबका रिकॉर्ड मेंटेन होता है. मतलब सर ऑडिट ट्रेल के रिगार्डिंग ना कुछ इंटरनल कंट्रोल्स होना चाहिए, ऑडिट ट्रेल के रिगार्डिंग ना कुछ इंटरनल कंट्रोल्स होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करके चलना चाहिए. इसका भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि ऑडिट ट्रेल को लेकर कुछ इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए. ऑडिट ट्रेल को लेकर क्या इंटरनल कंट्रोल्स होंगे कि भाई सब जो ऑडिट ट्रेल का फीचर हमने सॉफ्टवेयर में लगाया हुआ है, कहीं कोई उसको डिसेबल ना कर दे, कहीं उसको कोई डीएक्टिवेट ना कर दे. बिकॉज आपने अपने सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का फीचर लगाया हुआ है, बट अगर किसी ने उसको उसके कॉन्फ़िगरेशन को जाके छेड़ दिया, अगर किसी ने फीचर को ही डिसेबल कर दिया, तो कंट्रोल्स होने चाहिए कि कोई भी क्या ना कर सके, ऑडिट ट्रेल को डिसेबल ना कर सके या ऑडिट ट्रेल को डीएक्टिवेट ना कर सके. कंट्रोल इस चीज का होना चाहिए कि यूजर आईडीज जो है वो ईच इंडिविजुअल को असाइंड हो, यूजर आईडी शेयर्ड ना हो. बिकॉज अगर मान लो एक यूजर आईडी मैंने आपको दिया, सपोज एक यूजर आईडी मैंने संजना को दिया और वो यूजर आईडी 10 लोगों के साथ शेयर हो गया, तो अल्टीमेटली ऑडिट ट्रेल किस चीज का लॉग मेंटेन करने वाला है कि कौन से यूजर आईडी से चेंजेस हुए. अब संजना वाले यूजर आईडी से अगर चेंजेस होएगा और वो यूजर आईडी ऑलरेडी 10 लोगों तक पहुंच चुका है, फिर तो पता ही नहीं चल पाएगा कि किसने चेंजेस किया. बट अगर वो यूजर आईडी सिर्फ संजना के पास ही है, तब वी कैन बी श्योर कि हाँ संजना हैज मेड द चेंजेस. तो इंटरनल कंट्रोल्स इस बारे में होना चाहिए कि भाई साहब यूजर आईडी की शेयरिंग ना हो. और कंट्रोल्स किस चीज के बारे में होना चाहिए, दैट चेंजेस टू द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ऑडिट ट्रेल्स आर ऑथराइज्ड एंड लॉग्स ऑफ सच चेंजेस आर मेंटेन्ड. कि अगर मान लो किसी ने ऑडिट ट्रेल के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस किया भी है, तो वो ऑथराइज्ड है, दैट इज ऑथराइज्ड, एंड उसका भी प्रॉपर लॉग मेंटेन किया गया है कि किसने चेंजेस किया. Controls to ensure that access to the audit trail is disabled or restricted and access logs are maintained. Control किस चीज का होना चाहिए कि जो भी ऑडिट ट्रेल है, जो भी ऑडिट ट्रेल का कॉन्फ़िगरेशन है, जल्दी से उसका एक्सेस किसी के पास ना हो, या तो एक्सेस डिसेबल किया हुआ है या रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, और एक्सेस लॉग्स मेंटेन किया हुआ है. एक्सेस लॉग्स मेंटेन किया हुआ है मतलब जिसने एक्सेस करने की कोशिश की है उसका लॉग वहां पे मेंटेन किया हुआ है. Controls to ensure that the periodic backups of audit trails are taken. अब ऑडिट ट्रेल में क्या होता है, वो लॉग ऑफ ट्रांजैक्शंस मेंटेन करता है. क्या करता है, लॉग ऑफ ट्रांजैक्शंस मेंटेन करता है. तो कंट्रोल इस चीज का भी होना चाहिए कि उस चीज का भी क्या होना चाहिए, टाइम टू टाइम बैकअप होना चाहिए. टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए. कि मान लो वो लॉग एक जगह से डिलीट हो भी गया, वो लॉग एक जगह से हट भी गया, तो उसका एक बैकअप रखा हुआ है. कि मान लो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बैकअप लिया जा रहा है लॉग ऑफ ट्रांजैक्शंस का, और उसका एक बैकअप गूगल ड्राइव में, उसका एक बैकअप क्लाउड में है. तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, उसका पीरियोडिक बैकअप होना चाहिए. तो दिस आर द इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स, दिस आर द इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स दैट मे बी रिक्वायर्ड, विच मे बी रिक्वायर्ड टू बी इंप्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड. तो कौन कौन सा कंट्रोल्स है, कौन कौन सा कंट्रोल्स है, कौन कौन सा कंट्रोल्स है ऑडिट ट्रेल के ऊपर, मतलब कौन कौन सा कंट्रोल्स होना चाहिए. एक तो कंट्रोल टू एंश्योर कि भाई साहब ऑडिट ट्रेल फीचर कोई क्या ना कर दे, डिसेबल ना कर दे, या फिर कोई क्या ना कर दे, डीएक्टिवेट ना कर दे. फिर क्या होना चाहिए, कंट्रोल्स टू एंश्योर कि जो भी यूजर आईडी शेयर किया गया है वो एक ही इंडिविजुअल को शेयर किया गया है, उसकी मल्टीपल शेयरिंग नहीं हुई है. उसके बाद कंट्रोल्स टू एंश्योर दैट द चेंजेस टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑडिट ट्रेल आर ऑथराइज्ड एंड द लॉग्स ऑफ चेंजेस आर मेंटेन्ड. Controls to ensure that access to audit trail is disabled or restricted. Controls to ensure that periodic backups are taken and archived as per the statutory records. Archived as per the statutory records मतलब क्या हो गया कि उसका जो बैकअप है आपने उसको कहीं दूसरी जगह भी ट्रांसफर किया हुआ है. Archived as per the statutory records मतलब क्या हो गया, जो भी उसका बैकअप है आपने उसको कहीं दूसरी जगह भी ट्रांसफर किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हार्ड डिस्क में ट्रांसफर किया हुआ है, तो आपने बैकअप लिया हुआ है और उसका जो एक बैकअप है कहीं और भी ट्रांसफर किया हुआ है. फॉर एग्जांपल कोई हार्ड डिस्क में ट्रांसफर किया हुआ है, कोई पेन ड्राइव में ट्रांसफर किया हुआ है, कोई सीडी में ट्रांसफर किया हुआ है, तो आपने पार्टिकुलरली उसका बैकअप ले रखा है, या गूगल ड्राइव में उसका बैकअप ले रखा है, वन ड्राइव में उसका बैकअप ले रखा है, किसी क्लाउड में उसका बैकअप ले रखा है. तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था इंटरनल ऑडिट का, दैट गेट्स ओवर. इसके 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपन ने कल देख लिए थे.
जो कि अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस थे। अब उसके अलावा देखना, यहां संजना का क्वेश्चन है, सीए संजना हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ इंटरनल ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड, मैनी प्रायर ऑडिट इश्यूज आर हाईलाइटेड विच इज स्टिल ओपन। सीए संजना को अपॉइंट किया गया है एज चीफ इंटरनल ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड, काफी सारे प्रायर ऑडिट इश्यूज हाईलाइटेड है जो कि आज भी ओपन है, मतलब पहले क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, जो आज भी ओपन है। तो क्या उसके रिगार्डिंग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? तो वो फॉलोअप का देखा था ना हमने कि जो प्रायर ऑडिट इश्यूज है उसका फॉलोअप करना होता है। तो टॉपिक नंबर 6, रेफर टॉपिक नंबर 6 फॉलोअप। क्या था टॉपिक नंबर 6 फॉलोअप? कि चीफ इंटरनल ऑडिटर को क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है क्लोजर ऑफ द प्रायर पीरियड ऑडिट इश्यूज थ्रू टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान्स, और पार्टिकुलरली वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो एक्शन टेकन ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म में होता है, और इंटरनल ऑडिटर को रिव्यू करना होता है कि मैनेजमेंट ने फॉलो अप एक्शन लिया है कि नहीं लिया। अगर एक्शन नहीं लिया रीजनेबल टाइम में तो मैनेजमेंट को बताना होता है, रीजंस असर्टेन करने होते हैं, और अगर मैनेजमेंट ने रिकमेंडेशंस वगैरह फॉलो किया है तो रिव्यू करना पड़ता है मैनर एंड एक्सटेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। तो ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा। देन एंगेज्ड पार्टनर या एंगेजमेंट पार्टनर होगा भाई, इसको मेरे डिजाइनर ने एंगेज्ड पार्टनर बना लिया। Engagement partner had designed certain substantive procedures on selected assertions in response to assess risk of material misstatements in the year under audit. These assertions were not examined by him in previous years due to materiality or risk considerations. A senior member of team decides to engage Mr. X to provide direct assistance. Comment as per the assess. तो basically ये direct assistance का क्वेश्चन है जो कि आपने 610 में किया था। तो यहां पे क्या बोला है कि कुछ assertions थे जो आपने पिछले साल एग्जामिन नहीं करे थे ड्यू टू मेटलिटी एंड रिस्क कंसिडरेशंस, जैसे कि टू असेस द रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट एंड ऑल। और एक सीनियर मेंबर ऑफ द टीम ने क्या डिसाइड करा कि यार मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर लेते हैं, एंगेज कर लेते हैं टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। तो यहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस यूज किया जा सकता है क्या? तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कभी भी रोम हाई है, कभी भी रोम ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते हो। डायरेक्ट असिस्टेंस नॉट एडवाइजेबल, फिर उसके अलग अलग पॉइंट्स थे। तो एक पॉइंट क्या था कि जब भी रोम ज्यादा है तो आप उसका क्या नहीं कर सकते हो, उस सिचुएशन में डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते हो। तो मिस्टर डी, so in this particular situation direct assistance is not allowed, so direct assistance is not allowed when the assessed ROM is high. Such assertions were not being tested in the previous years are now being done to incorporate। अब ये पॉइंट ना इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स इंस्टीट्यूट ने इनकॉर्पोरेट किया, मतलब कुछ स्पेशल नेचर के पॉइंट्स होते हैं। अब जैसे ये वाला पॉइंट है, इंस्टीट्यूट ने आउट ऑफ द बॉक्स मतलब इंसर्ट किया कि such assertions that were not being tested in the previous years are now being done to incorporate an element of unpredictability in audit procedures as given under Asset 240। तो ऐसे 240 में दिया हुआ था ना कि अगर पार्टिकुलरली जो रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट है एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल अगर वो ज्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए, एलिमेंट ऑफ इनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो बोले यहां पे आप क्या कर रहे हो, जो आपने असर्शंस पिछले साल टेस्ट नहीं करे थे वो इस साल एग्जामिन कर रहे हो। क्यों एग्जामिन कर रहे हो? बिकॉज रिस्क हाई है। तो आप अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हो, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का जो एलिमेंट है उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। So using direct assistance will defeat the very purpose of performing substantive procedures and not in accordance with SS 610। अब मैं प्रैक्टिकली बताऊं, ये सेंटेंस आपके दिमाग में नहीं आता। आप ये लिख सकते थे कि डायरेक्ट असिस्टेंस इज नॉट एडवाइजेबल इन द फॉलोइंग केसेस एज पर SS 610। अकॉर्डिंगली गोइंग बाय दैट डायरेक्ट असिस्टेंस इज नॉट एडवाइजेबल। बट ये वाला पॉइंट आपके दिमाग में नहीं आता, ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है कि अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया या एकदम सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तब आपको पता रहे कि वो चीज यूज करनी है, अदरवाइज वो चीज आपके दिमाग में नहीं आएगा। एंड दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल कि वो आपके दिमाग में नहीं आएगा। उसके बाद पूछा सजेस्ट द आइडियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए चीफ इंटरनल ऑडिटर सो दैट ही कैन डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज इफेक्टिवली। मैंने यहां पे सारे आंसर्स ना शॉर्ट में दिए हैं, क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव वे में मिल जाएगा।
to suggest the ideal reporting structure of a chief internal auditor so that he can discharge his duties effectively. क्या मांग गया तुमसे? आइडियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कि बेसिकली जो चीफ इंटरनल ऑडिटर है आइडियली उसको किसको रिपोर्ट करना चाहिए, जो चीफ इंटरनल ऑडिटर है आइडियली उसको किसको रिपोर्ट करना चाहिए. तो अब यहां पे चीफ इंटरनल ऑडिटर को आइडियली किसको रिपोर्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है, दैट द इंटरनल ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट. द इंटरनल ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम बायसनेस, फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंसेस. अकॉर्डिंगली चीफ इंटरनल ऑडिटर को किसको रिपोर्ट करना चाहिए, बोला कंपनी के सीईओ या एमडी को रिपोर्ट करना चाहिए. किसको रिपोर्ट करना चाहिए, सीईओ या एमडी को रिपोर्ट करना चाहिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना चाहिए. मतलब उसका रिपोर्टिंग कुल मिला के गाना ये है कि उसका रिपोर्टिंग सीधा टॉप मैनेजमेंट को होना चाहिए. उसका जो रिपोर्टिंग है वो सीधा टॉप मैनेजमेंट को होना चाहिए. तो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कि उसका रिपोर्टिंग सीधा टॉप मैनेजमेंट को होना चाहिए. कि वो किसको रिपोर्ट करे, सीईओ को रिपोर्ट करे, एमडी को रिपोर्ट करे, बीओडी को रिपोर्ट करे, टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करे. तो सबसे पहले आप आंसर देखोगे ना, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने के लिए कि कुछ तो टाइम पास करना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने लिख दिया सेक्शन 138 का क्वालिफिकेशन कि इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है. फिर इंटरनल ऑडिटर का डेफिनेशन भी लिख दिया कि इंटरनल ऑडिट में आखिर होता क्या है. तो ये दो तो प्रॉपर टाइम पास, मतलब बैकग्राउंड माहौल बनाने के लिए कि भाई सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन क्या होता है इंटरनल ऑडिटर का, इंटरनल ऑडिट का डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है. द रियल आंसर इज दिस, 2 पॉइंट्स. सबसे पहले ही शुड बी फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंसेस एंड इंडिपेंडेंस मस्ट बी मेंटेन्ड. एंड accordingly to ensure that he is free from undue influence and independence is maintained. Considering the above, the chief internal auditor needs to be independent of all the operational activities. He may administratively report to the CEO or MD for his administrative purposes and report to board of directors / audit committee independently. क्या चीज नहीं, ये एक तरीके से बोल सकते हो मॉड्यूल में भी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के पार्ट में पूछा हुआ है. सो मोर और लेस एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. भाई आप इंडिपेंडेंटली कब काम कर पाओगे, जब आप सीधा टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहे हो. आप चाहो तो इसको अपने कॉन्सेप्ट में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. एक हेडिंग बना देना, जैसा नॉर्मली दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू एज अ स्टूडेंट आल्सो, कि अगर मेरे को क्वेश्चंस करते वक्त कुछ भी डिफरेंट पॉइंट दिखाई देता है, जो कि दिखाई देगा, तो क्या करो, कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक छोटा सा हेडिंग बना दो, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, और वहां लिख दो टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेशनल एक्टिविटीज. He should administratively report to CEO / MD for his administrative purposes and report to the board of directors / audit committee independently. उसके बाद the audit committee requested Mr. A, the internal auditor, to perform detailed analysis of their expenses in the previous year and report about all risk and underlying gaps. What audit approach should internal auditor follow to identify such gaps? इंटरनल ऑडिटर को क्या अप्रोच फॉलो करना है. तो अप्रोच ऑफ द इंटरनल ऑडिटर आएगा कि भाई इंटरनल ऑडिटर को कौन सा अप्रोच फॉलो करना है. तो अब वो जो 4 से 5 स्टेप्स अपन ने पढ़े थे इंटरनल ऑडिट के लिए, वो 4 से 5 स्टेप्स आ जाएंगे. यस, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा. क्वेश्चन 5 ऑलरेडी अपन ने कल देख लिया था, क्वेश्चन 6 ऑलरेडी अपन ने कल देख लिया था. क्वेश्चन 7, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कंसर्न्ड विद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ रूल 11 ऑफ कंपनीज एंड ऑडिटर एंड ऑडिटर रूल्स रिगार्डिंग ऑडिट लॉग. Management approached Mr. J and asked him to suggest the list of internal controls to be implemented to demonstrate that the audit trail feature was functional, operated and not disabled. तो वो सारा जो examples of internal control था वो सारा आपको लिखना है कि there should be proper controls to ensure कि जो audit trail feature है वो disable नहीं किया गया है, वो restrict नहीं किया गया है, एक ही user ID individual को assigned है. वो सारा पॉइंट यहाँ पे लिख के आना है. तो यहां पे यार शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर ऑफ इंटरनल ऑडिट गेट्स ओवर.